अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक हॉर्मूज की नाकेबंदी शुरू कर दी है, मगर उनकी मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि यमन में हूथियों ने कहा है कि अब आगाज होने वाला है बाब अल मंदेब की नाकेबंदी का। वो कहते हैं कि रेड सी की नाकेबंदी कर दी जाएगी और इसका खमियाजा पूरी दुनिया, इसका नुकसान पूरी दुनिया भुगतने वाली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान की जनता इस नाकेबंदी से घबरा नहीं रही है। ईरान की जनता सड़कों पर उतरी है दोस्तों। मैं अब आपको बताने वाला हूं उत्तरी इस्राएल में किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और ट्रंप की नाकेबंदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और पुरजोर तरीके से अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। आईआरजीसी ने भी चेतावनी दी है दोस्तों, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से आम ईरानी जो है वो सड़कों पर है। पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए और देखिए कि इस मंजर के जरिए आम ईरानी अमेरिका को क्या संदेश दे रहा है और किस तरह से अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। देखा जाए। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि इस प्रदर्शन के बारे में अल जजीरा ने क्या रिपोर्ट किया है आपके स्क्रीन पर। ईरानियों ने ट्रंप की हॉर्मूज जल डमरू मध्य नाकेबंदी की धमकियों को खारिज किया। तेहरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ट्रंप की ईरान की ऊर्जा निर्यात को हॉर्मूज स्ट्रेट के जरिए रोकने की धमकियों को खोखला बता दिया है। 32 साल की ब्यूटी पार्लर चलाने वाली जहरा ने रॉयटर्स को बताया, उन्होंने कहा था कि वो हमारे पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, यहां तक कि हमारे एक द्वीप पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये ताजा धमकियां बस खाली बातें हैं। एक और प्रदर्शनकारी मिलाद ने कहा, ट्रंप की धमकियां दिखाती हैं कि अमेरिका ईरान की ताकत का सामना करने में बेबस और लाचार है। एक अन्य प्रदर्शनकारी जिसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा, अगर आपकी धमकियां सच में लागू भी होती हैं तो हमें पता है कि हमारे देश की सेना इसका पूरा जवाब देगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आईआरजीसी ने ताजा धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि हमारे पास किस कदर ताकत है, किस कदर जखीरा है जो आपके होश उड़ा देगा। आईआरजीसी का बयान आपकी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि अगर ईरान पर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो वो ऐसी सैन्य क्षमताएं, ऐसी सैन्य ताकत सामने लाएंगे जिन्हें दुश्मन सोच भी नहीं सकता। और ये रिपोर्ट जो है वो सरकारी मीडिया के हवाले से आ रही है। The criminal America's restriction on the movement of maritime vessels in international waters is an illegal act and an example of piracy. The armed forces of the Islamic Republic of Iran explicitly and resolutely declares that the security of ports in the Persian Gulf and the Sea of Oman is either for everyone or for no one. If the security of the ports of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the Sea of Oman is threatened, no port in the Persian Gulf and the Sea of Oman will be safe. दोस्तों, ट्रंप इस वक्त बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है और मैं आपको बताता हूं कई चीजें हो रही हैं। एक तरफ वो हॉर्मूज की नाकेबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीएनएन की इस खबर के मुताबिक बातचीत के दूसरे दौर पर भी वो विचार कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि बातचीत का दूसरा दौर जहां दोनों पक्ष आमने सामने होंगे वो या तो इस्लामाबाद या जेनीवा में हो सकता है। एक तो यह है। इसके अलावा दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, यहां डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश किया है। मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों इस आदमी ने। यह व्यक्ति लगातार वेटिकन के पोप को धमकी दे रहा है और यहां पर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश कर रहा है। आप देख रहे हैं, इन चीजों में कोई तालमेल नहीं है। हॉर्मूज की नाकाबंदी, बातचीत की पेशकश, फिर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश करना, फिर पोप को धमकी भी देना। यह बंदा कर क्या रहा है?
क्योंकि यह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसके दिमाग में नवंबर का मिड टर्म इलेक्शंस है और इसे साफ तौर पर हार दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ खुद इस्राइल इस हार की जमीन तैयार कर रहा है। कैसे? कुछ देर बाद। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों प्रेस टेलीविजन के हवाले से, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। यह खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर। येमेन में क्लोज की रेड सी स्ट्रेट अमिड यूएस थ्रेट्स टू ब्लॉक इट ईरान। सरल शब्दों में अब बाब अल मंदेब पर नाकेबंदी कर सकते हैं हूती। प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। यमन एक अहम समुद्री रास्ता बंद करने का फैसला ले सकता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, ताकि ईरान को अमेरिकी बंदरगाहों की नाकेबंदी से निपटने में मदद मिल सके। एक विश्लेषक ने चेतावनी दी है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के यमन एक्सपर्ट अहमद नागी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हुकूमत में मौजूद हूती अंसरुल्लाह आंदोलन के पास यह पूरी क्षमता है, यह पूरी काबिलियत है कि वह अपने इलाके के समुद्री पानी में हालात और भड़का सके, जबकि अमेरिका इस्राइल के ईरान पर हमले रोकने के लिए घोषित युद्ध विराम को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। नागी ने कहा कि यमन वाले बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बंद कर सकते हैं, ताकि फारस की खाड़ी में हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल के कारण पहले से बढ़े तेल के दाम के दबाव को और दुगना किया जा सके। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी करता है और ईरान पर इसका असर पड़ने लगता है, तो हूती बहुत मुमकिन है कि बाब अल मंदेब में हालात को और बिगाड़ दें। एनालिस्ट ने चेतावनी दी कि बाब अल मंदेब में पाबंदियां लगाने से दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री पर दबाव की एक और परत जुड़ जाएगी। अब हो क्या रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वो इससे किस तरह से डील करें। वो देख रहे हैं कि उनकी जिद की वजह से और नेतन्याहू के बहकावे में आने की वजह से वो जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उससे वो यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं। जी हां, हालात इतने खराब हैं, इसीलिए कभी वो कहते हैं कि हमें और बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब इस खबर पर गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। यह खबर कहती है, यूएस आईज पोटेंशियल सेकेंड राउंड ऑफ इन पर्सन टॉक्स विद ईरान एज ब्लॉकेड टेक्स होल्ड। यानी कि बातचीत का एक और दौर। मैं समझना चाहता हूं बातचीत के इस दौर का क्या फायदा, जब खुद अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान को पेशकश कर दिया, अब ईरान को वापस लौटना है। अब खुद ट्रंप कह रहे हैं कि या तो जेनीवा में बातचीत होगी या इस्लामाबाद में बातचीत होगी। यह व्यक्ति कर क्या रहा है, इतना कंफ्यूज क्यों है? सीएनएन की रिपोर्ट क्या कहती है, त्वरित अंदाज में आपके स्क्रीन पर। ट्रंप के अधिकारी ईरानियों के साथ एक और आमने सामने की बैठक पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अंदर ही अंदर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अगले हफ्ते खत्म होने वाले युद्ध विराम से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ दूसरी आमने सामने की बैठक हो सकती है। एक सोर्स ने बताया कि अगर मौका मिले तो ऐसी बैठक की योजना बन रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि सच में हो पाएगा या नहीं। सोर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ईरान और क्षेत्र के मीडिएटर्स के साथ चल रही बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो अधिकारी संभावित तारीख और जगहों पर विचार कर रहे हैं। अभी यह चर्चा शुरुआती स्तर पर है। शनिवार की बातचीत के लिए पहले जेनेवा, वियना और इस्तांबुल जैसी जगहों पर भी विचार हुआ था, लेकिन आखिर में सभी इस्लामाबाद पर सहमत हुए। अब अगली बैठक के लिए जेनेवा और इस्लामाबाद फिर से विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि कूटनीतिक रास्ते से हल निकल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में बातचीत की रफ्तार ऐसी ही रही तो अमेरिका और ईरान युद्ध विराम की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, ताकि और समय मिल सके। यकीनन दोस्तों, अगर वाकई ये बातचीत होती है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बातचीत होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। दुनिया सफर कर रहा है दोस्तों, दुनिया तकलीफ में है। लेबनान में इस्राइल का जुल्म हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि इस्राइल इसकी कीमत नहीं चुकाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं, यूरोपीय यूनियन इस्राइल के साथ हथियार की बिक्री और ट्रेड पर रोक लगाने वाला है। सही सुना आपने, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और मैं इसकी चर्चा कुछ देर बाद करने वाला हूं। बहरहाल, रशिया ने भी अपनी तरफ से पेशकश की है, जैसा कि आप अल जजीरा की इस ब्रेकिंग न्यूज में देख सकते हैं। यहां पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने ईरानी समकक्ष यानी अब्बास अराक्ची, जो कि ईरानी विदेश मंत्री है, उनसे कहा है कि बहुत जरूरी है कि फिर से युद्ध ना हो
और मॉस्को युद्ध विराम करवाने में मदद कर सकता है। यानी कि युद्ध को रोकने की चिंताएं हर तरफ दिखाई दे रही है, मगर नेतन्याहू पर काबू कौन पाएगा, यह सवाल भी तो है ना। हम इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप बातचीत की बात कर रहे हैं, चलिए ट्रंप में कंफ्यूजन है बातचीत को लेकर, और अब जैसा कि CNN की एक खबर बता रही है, वो बातचीत का दूसरा दौर चाहते हैं। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यह युद्ध रुके। सब चाहते हैं युद्ध रुके, मगर सिर्फ एक शख्स हालात को बद से बदतर करना चाहता है, और वह इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि आप इस खबर को देख सकते हैं, ईरान इस बात पर भी राजी है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 5 साल तक रोक सकता है। यूरेनियम संवर्धन को 5 साल तक रोक सकता है, मगर ट्रंप जिद पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे नहीं, यह मियाद 20 साल तक होनी चाहिए। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ईरान इसके लिए भी तैयार हो जाएगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि ईरान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल एटॉमिक ट्रीटी को लेकर, उसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर। वो न्यूक्लियर एनर्जी शांतिपूर्ण मकसद के लिए चाहता है। ईरान बॉम्ब बना रहा है, इस बात के कोई प्रमाण, कोई सबूत कहीं पर मौजूद नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बहरहाल, मैंने आपको बताया कि हर गुजरते लम्हे के साथ नेतन्याहू, इस्राइल और उनके जरिए ट्रंप अलग थलग पड़ रहे हैं। अब इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। 21 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, और इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि क्या हम EU इजराइल एसोसिएशन अग्रीमेंट पर रोक लगा दें। इसका मतलब यूरोपीय यूनियन के देश और इस्राइल के बीच में व्यापार को लेकर जितना समझौता है, हथियार बिक्री को लेकर जितना समझौता है, इस पर रोक लगाई जाए। यूरोपियन यूनियन की प्रतिनिधि फ्रांसेस्का अल्बनीज ने क्या धमकी दी है इस्राइल को, इस पर गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। मैं यूरोपीय नेताओं से अपील करती हूं कि सही काम करने में कभी देरी नहीं होती। गैर कानूनी कब्जे और उससे जुड़े अपराधियों को देखते हुए इस्राइल के साथ व्यापार और हथियारों का ट्रांसफर रोकना आपकी जिम्मेदारी है, और क्या करना बाकी है इस्राइल को, तब जाकर आप इस समझौते को सस्पेंड करेंगे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि फ्रांसिस्का एल्बनीज ने साफ तौर पर कहा है कि इस्राइल के साथ सभी समझौते रद्द होने चाहिए। यानी हर गुजरते लम्हे के साथ इस्राइल अलग थलग पड़ रहा है, और इस्राइल अमेरिका के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब ईरान और अमेरिका के बीच में इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई थी, और उस वक्त JD वैंस जब वापस अमेरिका जा रहे थे, तब उन्हें नेतन्याहू का फोन कॉल आया था। कई रिपोर्ट्स यह भी कह रही थी दोस्तों कि बातचीत के बीच में जब JD वैंस, अब्बास अरागची और मोहम्मद गालिबाफ से बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत के बीच में भी नेतन्याहू का फोन आया था। हालांकि उस बात का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सिस की रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। एक्सिस की रिपोर्ट ने कहा कि नेतन्याहू ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा, कल मेरी बात उपराष्ट्रपति JD वैंस से हुई। वो इस्लामाबाद से लौटते वक्त अपने विमान से मुझे फोन कर रहे थे। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल में बताया, जैसा कि यह प्रशासन हर दिन करता है, कि बातचीत कैसे आगे बढ़ रही है। इस बार उन्होंने बताया कि बातचीत में बड़ा टकराव हुआ है। यह टकराव अमेरिका की तरफ से आया क्योंकि वो ईरान की उस साफ उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसमें समझौते के मुताबिक बातचीत शुरू करने की शर्तें पूरी नहीं की गईं। समझौता यह था कि पहले युद्ध विराम होगा और ईरान तुरंत रास्ता खोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सारा एनरिच्ड यूरेनियम सामग्री हटा दी जाए, समृद्ध की गई परमाणु सामग्री हटा दी जाए, और आने वाले सालों, यहां तक कि दशकों तक ईरान किसी तरह का कोई एनरिचमेंट ना कर पाए। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? एक्सिस की इस रिपोर्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू यह फैसला कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करे। अमेरिका के मुकाबले इस्राइल छोटा सा देश है। कहने को
अमेरिका का पिछलग्गू इसराइल है, मगर यहां नेतन्याहू फैसला कर रहे हैं कि अमेरिका क्या करे। आपको याद है, ट्रंप के नेशनल टेररिज्म कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रमुख होते थे जो केंट। जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि जो केंट ने कहा था कि अमेरिका इसराइल की जंग लड़ रहा है। जो केंट ने यह भी कहा था कि बेवजह ईरान को टारगेट किया जा रहा है। अब जो केंट ने एक्सियस की इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। जो केंट क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। आने वाली बातचीत फेल हो जाएगी अगर हम इसराइल को कंट्रोल नहीं करेंगे और उन्हें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में इतना दखल देना बंद नहीं करेंगे। इसराइल जीरो यूरेनियम समृद्धि की मांग इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि यह ईरान के लिए एक जहर वाली शर्त है जिससे युद्ध चलता रहेगा। ईरान 2003 से वादा करता आया है कि वो परमाणु हथियार ना बनाएगा और ना हासिल करेगा। यूरेनियम समृद्धि के स्तर और निगरानी पर समझौता हो सकता है, इससे युद्ध खत्म हो सकता है और हॉर्मूज स्ट्रेट खुल सकता है। यह तभी मुमकिन है जब हम इसराइल को जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करें और अपने हितों को सबसे पहले आगे रखें। यह चेतावनी ट्रंप के सबसे करीबी अफसर जो केंट ने दी है, जो अब उनके साथ नहीं है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मगर ट्रंप जो हैं वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं और मैं आपको इसका प्रमाण दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं उन्होंने पोप को धमकी दी, वैटिकन को धमकी दी। अब क्या आप वैटिकन पर प्रहार करेंगे? और बात वहां नहीं रुकती है। जेडी वैंस का ताजा बयान आया है, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, और वो पोप से कह रहे हैं, वैटिकन को कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ नैतिकता की बातें करो, राजनीति में मत पड़ो। But I certainly think that in some cases it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to matters of what's going on in the Catholic Church, and let the President of the United States stick to dictating American public policy. अरे पोप के सामने वो देख रहे हैं कि ईरान के अंदर आपने 150 बच्चियों को मार दिया, गजा में 70,000 लोगों को मार दिया, लेबनान में रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि पोप खामोश रहेंगे। और अब ये लोग पोप को धमकी देने लगे। और सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को पोप की जगह देख रहे हैं? इस तस्वीर को देखिए, खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर पेश करना। और जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा तो कहने लगी ये फेक न्यूज है, दिस इज फेक न्यूज। सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पोप पर हमला कर रहे हैं और आप जानते हैं पोप के बचाव में कौन आया है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां। वो कह रहे हैं कि पोप पर इस तरह से हमला करना गलत है। मसूद पेजेश्कियां के इस बयान को जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इसके मायने आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए अमेरिका इसराइल क्या कर रहा है, इससे इस्लाम बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस लड़ाई को पेश कर रहे हैं। मगर मसूद पेजेश्कियां यहां पोप के बचाव में आए हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान की सोच कितनी सुलझी हुई है, कितनी वाजिब है, और वो दुनिया को टकराव के रास्ते से अलग ले जाना चाहते हैं। देखिए ईरान के अंदर जो गांधी अस्पताल है ना, वो सांकेतिक है। सही मायने में अगर गांधी की सोच में किसी का विश्वास है इस संघर्ष में, तो वो ईरान की सोच दिखाई देती है। मसूद पेजेश्कियां का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, हिज होलीनेस पोप लियो 14th, I condemn the insult to your excellency on behalf of the great nation of Iran and declare that the desecration of Jesus, the prophet of peace and brotherhood, is not acceptable to any free person. I wish you glory by Allah. यहां पर मसूद पेजेश्कियां ने क्या कहा कि आपकी शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, हम उसकी आलोचना करेंगे और हमसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जीसस क्राइस्ट का जो अपमान लगातार किया जा रहा है ट्रंप द्वारा, हम उसके खिलाफ हैं।
और यहां पर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। यह अपने आप में कितना खूबसूरत ख्याल है दोस्तों, निहायत ही खूबसूरत ख्याल। और ट्रंप और नेतन्याहू इसके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। वो दुनिया को तबाही के रास्ते पर ला रहे हैं, उससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई आने वाले शनिवार को ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठें, चाहे वो जेनेवा में हो या इस्लामाबाद में। और हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बातचीत कामयाब हो, क्योंकि जंग किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में और हम में से कई लोग जंग को लेकर तालियां बजाते हैं, इस बात को लेकर खुश होते हैं कि साहब ईरान ने हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया। जो इस्राएली समर्थक है उन्हें इस बात को लेकर खुशी होती है कि गजा में नरसंहार हो रहा है, लेबनान में नरसंहार हो रहा है, ईरान में इस्राएल जो है वो मासूम बच्चियों को मार रहा है। कुछ लोगों को खुशी होती है इस बात पर, मगर जंग किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मैं बार बार कह रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शनिवार को एक बार फिर उम्मीद की एक किरण दिखाई दे और दुनिया के लिए शांति का रास्ता जो है वो मजबूत हो। उसकी गुंजाइश कम है, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।